निकोटिन एनोनिमस से श्री सौरभ और श्री अरविंद बोस्कर सर और बाकी सभी सदस्य और यहाँ उपस्थित सभी सहभागियों को मेरा नमस्कार। मुझे आपकी स्टाइल बहुत अच्छी लगी, तो मैं भी उसी स्टाइल में आपको ग्रीट करना चाहूँगी। मैं डॉक्टर अशिता। हाय एवरीवन। इससे अपनापन बहुत बढ़ता है, बहुत अच्छी स्टाइल है। अभी मैंने दोनों सरों को सुना, मैं ये समझ पाई हूँ कि निकोटिन एनोनिमस जो है ये सेल्फ हेल्प पे डिपेंड करता है, खुद की मदद करना और इसी के साथ सभी बाकी सबकी भी मदद करना। तो ये बहुत अच्छा कार्य है, बहुत ही अलग नया सा फेलोशिप है। ये ऐसे बहुत सुनने में नहीं आता है, तो मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। उसके लिए बोस्कर सर और सौरभ सर का मैं धन्यवाद करती हूँ। सर जब मुझे मिले तो मुझे सर बोले कि आपको स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी जानकारी देनी है सबको। तो जैसे अभी मैंने सर को सुना, सर ने बोला कि जब हम तंबाकू लेते हैं तो कुछ समय में हमें फिर तंबाकू की याद आती है। तो इसका थोड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूँगी। आपने मुन्ना भाई MBBS में वो केमिकल लोचा सुना होगा। तो बेसिकली ये केमिकल लोचा ही है। हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो टोबैको के सेवन से जो निकोटिन रिलीज होता है उसकी वजह से वो डोपामिन रिलीज होता है। अब ये डोपामिन जब रिलीज होता है तो ये इसका असर कुछ देर तक रहता है और उसका मेन कारण है वो हैप्पी हार्मोन कहा जाता है कि उससे बहुत अच्छा लगता है, एकदम एनर्जेटिक फील होना, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें उत्साह आना। उसका असर जैसे जैसे कम होते जाता है वैसे वैसे चिड़चिड़पना, बेचैनी होना, हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम में ध्यान न देना, काम अच्छे से ना हो पाना, ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से फिर हमें स्मोकिंग करने की या खर्रा खाने की इच्छा होती है। तो जैसे इन दोनों के अनुभव हमने सुने हैं, बहुत ही स्ट्रगल रहा है इनके लिए और वैसे ही आप सभी के लिए रहा है। मैं आप सबको जो भी इस फेलोशिप से संबंधित है और आज यहाँ सहभागी हुए हैं, आप सबको मैं अभिनंदन करना चाहूँगी कि आपने इतने अच्छे सोच के साथ ये फेलोशिप ज्वाइन किया है और इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं और बाकी लोग आपके फेलोशिप में ज्वाइन हो और काफ़ी लोगों को उसका फ़ायदा हो, ऐसा मैं इच्छा करती हूँ। अभी सेहत के बारे में जानकारी अगर देना है तो मैं दो रूप में देना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो टबैको है, तंबाकू, उसकी वजह से पूरे शरीर पे क्या असर होता है, और दूसरा मेनली अपने ओरल कैविटी में या मुख में क्या असर होता है। मैं दंत चिकित्सक होने की वजह से मुख के बारे में ज़्यादा बोलूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बाकी सबके बारे में भी बोलूँगी और आपको एक ओवरऑल जानकारी दूँगी। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आप जानकारी लीजिए, इससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे भी काफ़ी लोग देखे हैं जिनको तंबाकू या सुपारी का सेवन होता है, वो डरते हैं कि उनको कोई कैंसर ना हो जाए। इसको हम हमारे मेडिकल टर्म में कैंसरोफोबिया कहते हैं। तो ऐसा कोई डर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जानकारी लेना बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको वो आदत रही है या अभी है, आप कोशिश कर रहे हैं, तो जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जानकारी जो आपके भी काम में आएगी, आपके घर के लोगों के लिए और आपके बाकी जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी आपको काम आएगी। तो जो तंबाकू के जो प्रकार हैं आप सभी को पता है, अभी सर से अभी सुने भी, उसमें प्रमुख दो प्रकार होते हैं। एक स्मोकिंग फॉर्म होता है और एक नॉन स्मोकिंग फॉर्म होता है। तो स्मोकिंग फॉर्म यानी बीड़ी, सिगारेट, हुक्का, ये सब उसके प्रकार हैं। और नॉन स्मोकिंग फॉर्म में जो खर्रा, गुटखा, जो ऐसे पूड़ी बना के गाल में या ज़बान के नीचे रखते हैं, वो नॉन स्मोकिंग फॉर्म में आते हैं। इसमें और एक है नस का प्रयोग करना। नस भी एकदम ऐसे पाउडर तंबाकू रहता है, जो जिसका इस्तेमाल जैसे हम पेशेंट देखते हैं, उनको पूछते हैं तो बताते हैं कि वो नस से ब्रशिंग करते हैं और एकदम अच्छे से बताते हैं कि हम सुबह शाम नस का प्रयोग ब्रशिंग के लिए करते हैं। तो उनको जानकारी नहीं होती है कि नस में भी तंबाकू होता है, प्योरली वो तंबाकू ही होता है। तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारी हानिकारक चीज़ें हो सकती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तंबाकू
आप कोई भी फॉर्म में लो, उसका असर शरीर पे सरीखा ही होता है। अभी सबसे पहले जो लंग्स है, फेफड़े है, उस पर स्मोकिंग करने वाले जो है उनका असर ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी असर कैसा होता है, एक मैं आपको उदाहरण दूंगी। हम घर में पेंटिंग करते हैं, हम पेंटिंग क्यों करते हैं दीवार को? ताकि दीवार अच्छी रहे, वो खराब ना हो। ठीक है, अगर हमने वो पेंटिंग को प्रोटेक्टिव लेयर जो है पेंट की वो नहीं दी तो हो सकता है पानी, धूप या इससे दीवार खराब हो सकती है। वैसे ही जब स्मोकिंग करते हैं तो टोबैको से निकलने वाला निकोटीन, एसीटोन, टार और बहुत सारे अराउंड 7000 कंपोनेंट्स बोले गए, 7000 कंपोनेंट्स, टॉक्सिक कंपोनेंट्स स्मोक में रहते हैं। तो ये सारे हमारे श्वास नलिका और फेफड़े, इनकी जो लाइनिंग है वो लाइनिंग को खराब करती है। तो ये लाइनिंग, जैसे मैंने दीवार का एग्जाम्पल दिया, अब उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जब वो फेफड़ों की लाइनिंग खराब हो जाती है, दीवार खराब हो जाती है, तो जो भी उसका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है, जो हमारे कुछ भी रोग से हमको बचाता है, वो कम हो जाता है। उसकी वजह से कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो या कुछ भी जैसे निमोनिया होता है या कंजेशन की वजह से ब्रोंकाइटिस होता है, ये सब चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और ये सारा जो है ये काफ़ी दिनों तक रहता है, ये क्रॉनिक डिजीजेस रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए होता है और फिर ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी समय के लिए होता है, काफ़ी दिनों तक इसका असर रहता है। जैसे आप सेवन कम करते हैं, विड्रॉवल सिम्टम्स इसमें देखे जाते हैं। तो विड्रॉवल सिम्टम्स में भी पहले तो कंजेशन होता है। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ये अनुभव किया होगा, लेकिन उसमें भी इनिशियल शुरुआत में कंजेशन होता है, कफ होता है, थोड़ा इन्फेक्शन भी होता है। तो ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ही है हमारे शरीर का, जो वो विड्रॉवल सिम्टम्स में देखा जाता है। तो ऐसे इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। आप एक्सपर्ट से आप उनसे मिल सकते हैं और उसकी सलाह के साथ और निका फेलोशिप के सहयोग के साथ आपकी सारी जो मुश्किलें हैं वो कम होती है। अब जिनको अस्थमा है उनके लिए तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अस्थमा एक के लिए ये स्मोकिंग एक ट्रिगर करके काम करता है, यानी स्मोक किया तो उसकी वजह से अस्थमा बढ़ने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए ये हो गया फेफड़ों के बारे में। ठीक है, अभी फेफड़ों के अलावा बाकी भी अपने शरीर के कुछ ऑर्गन्स हैं जो स्मोकिंग की वजह से या खाना खाने की वजह से उस पर असर हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा हार्ट, हमारा हृदय। अभी हृदय का काम हम सबको पता है कि वो काम जो है ब्लड पंपिंग करना, जिसके वजह से खून जो है पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, अभी जो हार्ट है वो रक्त वाहिनी या ब्लड वेसल्स से जुड़ा हुआ है। पूरे शरीर में खून कैसे जाता है? तो रक्त वाहिनी से। तो जो रक्त वाहिनी है उस पर जो निकोटीन है उसका डायरेक्ट असर होता है। अभी मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी आपको एक पाइप का। जैसे हम पेड़ों को पानी डालने के लिए हम पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मशीन से पानी आता है। तो वो पाइप कैसे फ्लेक्सिबल है तो हम आसानी से पानी डाल पाते हैं। लेकिन वही अगर पाइप कड़क हो जाए तो उसकी मूवमेंट, उसका हिलना कम हो जाएगा। उसके साथ ही अगर वो पाइप के अंदर में लेयर बाय लेयर कुछ डिपॉजिट होने लगे, कुछ जमा होता रहा, तो वो जो उसकी जो अंदर की थिकनेस है वो कम हो जाएगी और उसके वजह से जो पानी हमको देना है वो पानी भी कम आएगा। पर इसका इनडायरेक्ट असर किस पे होता है? मशीन पे, पंप पे। वो पंप तो काम कर रहा है लेकिन इधर पानी नहीं जा रहा है, तो कुछ दिनों के बाद वो पंप भी काम करना बंद कर सकता है। तो ऐसे ही हमारा हृदय का है, जो रक्त वाहिनी है वो जो उसमें भी वो भी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन वो निकोटीन के वजह से, उसके कंपोनेंट्स की वजह से वो कड़क हो सकती है। उसके साथ साथ रक्त वाहिनी के अंदर में ऐसे लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है और इसी की वजह से क्या होता है, जो हार्ट है, हृदय है, उसका पंपिंग एक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो वो बढ़ने की वजह से तो हार्ट रेट बढ़ता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, बीपी ज़्यादा होना, या हार्ट का जो रिदम में हार्ट चलता है, हृदय चलता है, वो रिदम भी अफेक्ट हो सकता है। तो उसको अरिथमियास कहते हैं हमारे मेडिकल टर्म में।
तो ये सारी बीमारियाँ, ये सब अगेन क्रॉनिक है, यानी काफ़ी दिनों तक चलने वाली बीमारी है। तो इस तरह से हृदय और रक्तवाहिनी ये अफेक्ट हो सकती है। अभी जैसे मैंने बताया कि रक्तवाहिनी में अंदर में डिपॉजिट्स होते हैं और उसके साथ जो डिपॉजिट्स अगर बढ़ते हैं तो उसमें ब्लॉकेट्स हो सकते हैं। तो ये ब्लॉकेट्स जो है ये कहीं भी हो सकते हैं, वो वहाँ से डिस्लॉज होकर कहीं भी जा सकते हैं। और काफ़ी सारे जो पेशेंट्स देखे हैं हमने, उनमें ब्रेन में जाके वो ब्लॉकेट्स, एक तो ब्लड वेसल जो रक्तवाहिनी है वो वहाँ पे असर हो सकती है या वहाँ ब्लॉकेट हो सकता है, तो उसकी वजह से फिर स्ट्रोक होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो जो भाई है जिनको पहले से ही हृदय रोग है या जिनको पहले से ही अस्थमा है या फेफड़ों की बीमारी है, उनमें ये प्रकार बहुत ज़्यादा देखने में आता है और उसका असर ज़्यादा दिखता है। हृदय का काम है रक्त पूरे शरीर में पहुंचाना। वैसे ही जो हमारा पेट है उसमें इंटेस्टाइन्स होती है, आंतड़ियाँ होती हैं, उसमें भी असर होता है। उसमें कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं। आप सबको पता है कि हमारे इंटेस्टाइन्स में अच्छी बैक्टीरिया होते हैं। वो जो बैक्टीरिया है उनका काम ये होता है कि जो भी हम खाते हैं उसका डाइजेशन अच्छे से करना। तो निकोटीन और बाकी टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से वो जो बैक्टीरिया है उन पे भी असर होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी देखे जाते हैं पेशेंट्स में। और पेशेंट्स को फिर एसिडिटी का प्रमाण वो भी बढ़ जाता है, गैसेस होना, पेट साफ नहीं होना या डिसेंट्री होना, बहुत एक्सेस जब आदत होती है तब ये सारी की चीज़ें हो सकती हैं। तो फेफड़े अफेक्ट होते हैं, हृदय पे असर होता है, इंटेस्टाइन्स पे असर होता है, हमारी आँखों पे भी असर होता है। अभी आपको पता है उम्र के साथ में कैटरैक्ट और ग्लूकोमा यानी काच बिंदु और मोती बिंदु, ये दो चीज़ें बहुत आजकल कॉमनली दिखाई देती हैं। तो इसका मेन क्या कारण होता है कि जो नस हमारी आँखों को अच्छा बराबर देखने में जो काम आती है, उसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। तो वो नर्व कंप्रेस होती है, उसके वजह से ग्लूकोमा के चांसेस बढ़ते हैं। तो निकोटीन कंजम्पशन वाले जो है लोग, उनमें इसके भी चांसेस ज़्यादा देखे गए हैं। तो निकोटीन का असर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ हमारे फेफड़े तक सीमित नहीं है। जो काफ़ी लोगों को लगता है कि ये सिर्फ फेफड़े तक सीमित है, ऐसा नहीं है, फेफड़े तक नहीं है, बाकी भी हमारे शरीर के भाग है जहाँ पे इसका असर हो सकता है। अभी सबसे पहले जो मैंने बताया कि डोपामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से जिसका असर जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे क्रेविंग बढ़ती है। तो जो विड्रॉवल रहता है, विड्रॉवल के समय पे जो ये संभल नहीं पाते हैं, जैसे अभी सर ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए कि और निका भी जो 5 स्टेप्स फॉलो करती है, जिसकी वजह से वो विड्रॉवल को संभालते हैं, बहुत अच्छा है। पर जो काफ़ी पेशेंट में देखा गया है कि अगर वो नहीं संभाल पाते हैं तो वो इतने ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में जाते हैं कि उनको मनोविज्ञान की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा है कि इसके जो थेरेपी होती है, वो थेरेपी भी पूरी बेस होती है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन आज का जो मैंने शेयरिंग सुना है, वो शेयरिंग में किसी ने भी निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बताया नहीं है। वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के भी अपने अलग नुकसान हैं, जो अगर आप वो नहीं लेते हैं और आप इसी प्रकार से शुरू रखते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा असर होता है। तंबाकू की वजह से एक तो मैंने आपको बताया कि रक्तवाहिनी पे असर होता है, दूसरा हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति है उस पर भी असर होता है। जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत बुरी तरह उस पर असर होता है। तो अगर इम्यूनिटी अफेक्ट होती है तो जो भी वायरल इन्फेक्शंस है या बाकी कोई भी जो बीमारियाँ होती हैं वो काफ़ी हद तक होने की संभावना होती है। काफ़ी सारे ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं। ऑटो इम्यून कंडीशंस यानी शरीर में ही एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या सोरियासिस है, जिसमें त्वचा का भी त्वचा खराब होती है और काफ़ी सारे जो उनके भाग हैं वो भी उस पर भी असर होता है। तो ये इनकी जो सिविरिटी है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है।
जैसे कि किसी को ऑटोइम्यून कंडीशंस हो तो उसमें ये जो प्रकार है इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। अभी तक मैंने आपको जो सब बताया है ये फर्स्ट हैंड स्मोकिंग में हम समझ सकते हैं। फर्स्ट हैंड स्मोकिंग यानी जैसे आप स्मोक कर रहे हैं तो जो असर हो रहा है ये आपके शरीर पे हो रहा है, ठीक है। इसके फर्स्ट हैंड स्मोकिंग के अलावा सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी एक होता है। मुझे मालूम है आप सबको इसका अनुमान होगा ही, क्योंकि इसके बारे में तो लॉ ने एक ये भी निकाला है कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो वो क्यों निकाला गया है वैसा, वो उसका कारण यही है कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग यानी आप स्मोक करते हैं और उसमें जो स्मोक निकलता है वो आपको तो हानिकारक है ही, लेकिन आपके आजू बाजू के जो लोग हैं उनको भी वो उतना ही हानिकारक है। उनको भी अभी मैंने जो भी चीज़ें बताई है, फेफड़ों पे असर, हृदय पे असर, बाकी सब चीज़ों पे असर, उन पर भी उतना ही हो सकता है। गर्भवती महिलाओं पे इसका असर कुछ ज़्यादा होता है और उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान देना है। उन्होंने और आपके घर में भी जो भी महिलाएं होंगी आप उनको भी ये बता सकते हैं कि ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने ऐसे स्मोक वाले एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी रहना नहीं है, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में रहना यानी उनके शिशु के लिए और उनके लिए दोनों के लिए ये बहुत हानिकारक है। उनके लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि वो गर्भवती है, इसलिए काफ़ी सारे हार्मोनल वैसे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही है प्रेगनेंसी में, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस और बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से प्रेगनेंसी की वजह से जो डायबिटीज़ होता है या हाइपरटेंशन होता है उसकी तीव्रता बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है। दूसरा ऐसा है जो शिशु है, शिशु का जो डेवलपमेंट होता है वो भी अफेक्ट हो सकता है, तो उसकी वजह से मिसकैरेजेस, स्टिल बर्थ या जो शिशु जन्मता है उसमें कुछ विकलांगपना होना ये भी देखा गया है। हमारे महाविद्यालय में संशोधन किया गया था कि गर्भवती महिलाएं जो स्मोकिंग करती हैं उनके शिशुओं में क्या देखा जाता है, मुख के संबंधित क्या देखा जाता है। तो वो संशोधन में ऐसा निकला कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है जो महिलाएं खुद स्मोकिंग करती है या फिर सेकेंड हैंड स्मोकिंग के शिकार होते हैं। तो क्लेफ्ट लिप यानी फटा हुआ ओठ और क्लेफ्ट पैलेट यानी फटा हुआ टाड़ू, यानी जो हमारे मुंह में ऊपर वाला जो भाग है वो टाड़ू, वो फटा हुआ। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो नवजात शिशु होता है वो फटा हुआ ओठ और टाड़ू की वजह से दूध नहीं ले पाता है माँ का, और दूध नहीं लेने की वजह से दूध लेने की कोशिश करता है लेकिन दूध पूरा उसके नाक या मुंह से बाहर आता है। इसकी वजह से उसको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उसकी माँ से वो नहीं मिल पाता है, उसको बाहरी दूध देना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे तो उसका ट्रीटमेंट है, हम उसको पूरा ट्रीट करते हैं जिससे बच्चा अच्छे से रह पाता है, दूध ले पाता है। लेकिन मुझे बताना ये है कि सेकेंड हैंड स्मोक जो है वो भी उतना ही हानिकारक है। तो घर पे जैसे या पब्लिक प्लेसेस में तो पूरा बैन है, वो तो अलाउड ही नहीं है, लेकिन घर में भी और रिश्तेदारों में भी आप या आपके जो भी करते हैं रिश्तेदार उनको आप बता सकते हैं कि आपने इसे नहीं करना। अभी ये जो हुई ये सारी ओवरऑल जानकारी हुई, मैं थोड़ा बहुत मुख के बारे में आपको बताना चाहूँगी। दंत चिकित्सक होने के बावजूद हम काफ़ी सारे ओरल कैंसर पेशेंट्स को नियमित रूप से देखते हैं। अच्छा, कैंसर सिर्फ ओरल का नहीं, बाकी भी भागों का हो सकता है, फेफड़ों का, इंटेस्टाइन्स का, बाकी इन सब चीज़ों का भी कैंसर हो सकता है। देखिए ये सब मैं फिर बताती हूँ, मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, आप इससे डरिए नहीं, ओके। ये एक स्वास्थ्य जानकारी है जो आपको एक जनरल आपको मालूम होना चाहिए कि तंबाकू की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो जो ओरल पेशेंट्स आते हैं हमारे यहाँ पे, उनमें भी वो भी स्मोकिंग और खर्रा वाले मेन आते हैं। तो उनमें हम क्या देखते हैं, ज़्यादातर जो स्मोकिंग रहते हैं उनके मुंह में काले चट्टे रहते हैं और टाड़ू यानी ऊपर का जो जबड़ा है उस पर से काले चट्टे और लाल लाल चट्टे होते हैं, उसको हम स्मोकर्स पैलेट बोलते हैं। तो मैं तो आप सबसे कहना चाहूँगी मित्रों कि आप आदत कर लीजिए कि आप जब भी सुबह उठते हैं तो आप ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद एक बार अपना पूरा ओरल कैविटी या मुंह एक बार आईने में अच्छे से देख लीजिए। आपका मोबाइल होता है, उसका टॉर्च है वो आप ऑन करो और आईने के सामने ऐसे टॉर्च से आप पूरा एक बार आप आईने में देखो कि पूरा आपका जबड़ा एकदम बराबर है, उसमें कोई लाल चट्टा या सफ़ेद चट्टा या मिक्स कोई चट्टा ऐसे नहीं है। क्योंकि ओरल कैंसर के
शुरुआती लक्षण जो है वो सफ़ेद चट्टा, लाल चट्टा या उसके मिक्स सफ़ेद और लाल दोनों, या ऐसे छाला ऐसे ही होता है, ठीक है। और शुरुआत में अगर ध्यान दिया गया तो और एक्सपर्ट के पास गए तो उसका इलाज होके बहुत अच्छा इलाज हो सकता है और वो आगे बढ़ता नहीं है। जो भाई अपने जो खर्रा है, खर्रा या गुटखा मुंह में रखते होंगे, गाल में या ज़बान के नीचे रखते होंगे, आप देखेंगे वहाँ पे एक ऐसे लाल एरिया हो जाता है जो कुछ समय तक रहता है, फिर वो चला जाता है। आपने देखा नहीं होगा, आप देख सकते हैं जो भी रखते हैं उनके मुँह में वो। लेकिन अगर वैसा ही शुरू रहा काफ़ी दिन तक खाना या वहाँ रखना, तो वो लाल चट्टा जो है वो सफ़ेद में परिवर्तन होता है और उसका ट्रीटमेंट जो करना है वो काफ़ी हद तक उसको समय लगता है ट्रीटमेंट करने के लिए। तो लेकिन ऐसा अगर कुछ दिखता है आपको तो आपको डरना नहीं है। तो ऐसे ये जो इनिशियल जो लक्षणें होती है, हम प्री कैंसर बोलते हैं इसको, ऐसे कुछ दिखता है तो आपको डरना नहीं है, तुरंत आपको डॉक्टर को मिलना है, दंत चिकित्सक स्पेशली, और आप उसका इलाज आपको शुरू करना है। जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनके मुंह में जो दांत है वो दांत भी ऐसे काले और पीले हो जाते हैं। तो मैं कुछ आपके साथ ऐसे टिप्स भी आप शेयर करना चाहूँगी कि आप रेगुलर ब्रशिंग करते हैं सुबह और शाम, तो उससे भी ये नियमित रूप से निकल जाता है। अगर ये नहीं निकलता है तो सबसे अच्छी बात है कि आप 3 महीनों में एक डेंटिस्ट को आप मिलिए और उनसे आप अपने दांतों की सफाई कर लीजिए। तंबाकू की वजह से जो मसूड़े होते हैं वो भी काफ़ी हद तक उस पर असर होता है। आपने पायोरिया सुना होगा, पायरिया यानी पस जो होता है, मसूड़ों में पस होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन है जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें। उसके साथ साथ पायोरिया के साथ साथ जो दांतों को पकड़ के रखती है हड्डी, वो हड्डी का भी कम होना शुरू हो जाता है। हड्डी में भी इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से उसका सपोर्ट जो है वो कम होता है, तो धीरे धीरे दांत जो है वो भी हिलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी समस्या उनमें भी और बढ़ जाती है जिनको पहले से डायबिटीज़ है या जो बहुत ज़्यादा दिनों तक तंबाकू का सेवन करते हैं, उनमें भी तंबाकू की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होकर डायबिटीज़ शुरू हो जाता है। तो उसके वजह से भी ये पायरिया यानी मसूड़ों में पस और जो हड्डी है जो दांत को पकड़ के रखती है उसका झीलना और दांत हिलना, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप जो अगर नियमित आपका सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे मैंने बताया, रोज़ सुबह 1 बार कीजिए या हफ्ते में 2 बार भी कीजिए, ऐसे कुछ भी आपको लगता है तो उसका आपने इलाज करना है। तंबाकू की वजह से काले सफ़ेद चट्टे तो मैंने बताया है या छाले भी होते हैं। उसके अलावा मुंह सूखना, ये भी एक बहुत कॉमन दिखा गया है। जो थूक की ग्रंथियाँ होती है वो अफेक्ट होती है निकोटीन की वजह से, जिसकी वजह से जो थूक निकलता है हमारे मुंह में वो भी कुछ हद तक कम होता है, और जो ज़्यादा सेवन करते हैं उनमें काफ़ी कम पाया गया है, ये संशोधन में देखा गया है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मुंह में जलन होती है। छालों की वजह से तो जलन होती है, लेकिन थूक कम होने की वजह से भी जलन होती है। और ये जो प्रमाण है ये नियमित तंबाकू के सेवन से ये बढ़ता जाता है। तो ये समझ में नहीं आता है लोगों को कि हमारे मुंह में तो कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन फिर हमें जलन क्यों हो रही है, ठीक है। तो इसका कारण यही है कि जो थूक की ग्रंथियाँ हैं वो डायरेक्ट अफेक्ट होने की वजह से थूक कम निकलता है, उसकी वजह से मुंह में जलन होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी जानकारी दी है, इन शॉर्ट मैंने दी है क्योंकि मैं यही चाहती थी कि बहुत डिटेल बता के मैं आप सबको डराना नहीं चाहती हूँ। हम हमारे महाविद्यालय में कैंसरोफोबिया के बहुत पेशेंट्स देखते हैं और वही कारण है कि मैंने थोड़े में और सरल भाषा में आपको समझाने का या बताने का कोशिश किया है। कैंसरोफोबिया भी आप समझना चाहिए कि वो क्या होता है। कैंसरोफोबिया यानी आपको लक्षण कुछ नहीं होते हैं मुंह में, लेकिन एक डर सा होता है कि मुझे कैंसर ना हो जाए, क्योंकि हम
सब जगह, अगर सिगरेट का पैकेट भी लेते हैं आप तो उसमें एक कैंसर का, मुख कैंसर का एक फ़ोटो रहता है। आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसमें भी कैंसर दिखाते हैं। और हम थिएटर जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उसमें भी सबसे पहले कैंसर का दिखाते हैं। तो एक डर तो रहता ही है। तो वैसे डर लेके हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनको समझाते हैं। कुछ पेशेंट्स तो समझ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि मैडम कुछ भी बोल रहे हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है। वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। अभी दूसरे डॉक्टर ने अगर उसी पॉजिटिव मेंटालिटी से अगर आपको समझाया, अच्छा किया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ भलता भी हो सकता है। तो बताना यही है कि कुछ भी शंका है तो सिर्फ डरना नहीं है, आपको एक्सपर्ट से मिलना है, आपकी शंका जो है वो डिस्कस करना है, उसका निवारण करना है और हर चीज़ का निवारण होता है। निका फेलोशिप जो है, इनके साथ आज जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और दोनों शेयरिंग सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोग एक्चुअली बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। तो मैं आप सबको तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूँगी। आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। और निका फाउंडेशन ऐसा ही बढ़ता रहे। मैं श्री बोस्कर साहब और सौरभ साहब को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया यहाँ आके आप सबसे मिलने का और स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी देने का। तो धन्यवाद सर।